स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आए दिन हम सुनते हैं कि हूती रेबल्स ने रेड सी पे जो वेसल्स थे उन पे अटैक कर दिया, या उस तरीके से सऊदी अरेबिया का जो रीजन है वहां पे अटैक कर दिया। तो ये जो हूती रेबल्स हैं, इनकी डिमांड्स क्या है? ये हर जगह पर उस तरीके से हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में, मिडिल ईस्ट में उस तरीके से इतना टेंशन क्यों है, और इनके क्या डिमांड्स है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ईरान एक तरीके से इनको प्रॉक्सी के रूप में यूज करता है और अपना जो भी एजेंडा है उसको चलाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट के अंदर एक तरीके से हूती रेबल्स, जो यमन वाला रीजन है, यमन के नॉर्दर्न और उस तरीके से वेस्टर्न रीजन में इनका उस तरीके से दबदबा है और बोलबाला है, तो वहां पे ये कैसे एक वाइल्ड कार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट का जो भी जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या है, ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी, और एक तरीके से यूएन भी इन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उस तरीके से बहुत सारे लोगों को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचा है, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनको जो लीडर थे, इनके जो फाउंडर थे, आप देखेंगे हुसैन बदरुद्दीन अल उस तरीके से हूती, तो वहां से इनके जो सरनेम था वहां से उस तरीके से उनके मूवमेंट का नाम आया। अब उसमें देखेंगे तो ये शिया माइनॉरिटी से थे, मतलब सुन्नी और शिया दो उस तरीके से सेक्ट है इस्लाम में, आप देखेंगे तो ये शिया माइनॉरिटी से थे। अगर यमन को देखने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड यमन यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया के नीचे, ओमान के उस तरीके से वेस्ट में, और रेड सी से पास में लगा हुआ है, और गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे है। अब यमन के भी पर्टिकुलरली इस रीजन की अगर बात करें, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन की और वेस्ट वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पे हूती ने कंट्रोल किया हुआ है इस वाले रीजन को, मतलब यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उस तरीके से। यहाँ से आप देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, रेड सी में बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया, या उस तरीके से सऊदी अरेबिया पे उस तरीके से उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे अटैक करते हैं। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। और उसके साथ में जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हमको समझनी है वो है गवर्नरेट को समझना। जैसे इंडिया में कैसे स्टेट्स होते, किस तरीके से प्रोविंस हुआ करते थे, वैसे इनके यहाँ पे गवर्नरेट होता है। अगर आप उसको देखेंगे, गवर्नरेट को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि एक सादा है, सना है, तेज है और एडन है। ये चार गवर्नरेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडन यहाँ पे जो भी यमन की गवर्नमेंट है इसका एस्टैब्लिशमेंट है, सना इसको कैप्चर किया हुआ है हूती रेबल्स जो है उनके एस्टैब्लिशमेंट में। उसके साथ साथ सदा एक इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है, क्योंकि हूतीज ने यहाँ पर एक तरीके से 6 साल तक वॉर लड़ी थी, और उसके बाद तेज, क्योंकि इनका ये इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं। तो ये चार गवर्नरेट हमारे डिस्कशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आप देखिए कि ये जो पूरी मूवमेंट थी इनकी हूती रेबल्स की, ये इनिशियली स्टार्ट हुई थी एक रिलीजियस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के तौर पे, कि उनका धर्म है, उनका रिलीजन है, उसमें कुछ चीजें चलती थी। अब उन्होंने देखा कि यूएस और इजराइल की इन्फ्लुएंस की वजह से वो चीजें बदलते देखने को मिल रही है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से चीजें बदल रही थी, तो उस वजह से उसको रिवाइव करना था, जो पुरानी वैल्यूज थी उसको वापस लाना था। तो एक तरीके से कॉन्जर्वेटिव वाला जो नोशन है वो देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से जो शिया थियोलॉजी है उसको प्रोपोनेट किया उन्होंने, और इनके जो लीडर थे अल हूती, जो इनके लीडर थे, उनके डायरेक्शन में ये सारी चीज स्टार्ट हुई। 1990s में ये स्टार्ट हुई थी, और प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट तक जो इनकी पूरी जर्नी रही है, पूरी मूवमेंट की, उसको देखेंगे हम। तो उसमें देखिए जो मेजर इनका टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है 2004 के अंदर। तब क्या होता है 2004 के अंदर, इनके जो लीडर थे उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। और किसके दौरान हत्या होती है? जब यमन में किनकी सरकार थी, आप देखेंगे अली अब्दुल्ला सलेह की सरकार थी, उनके टाइम पे इनके जो हूती लीडर थे उनकी हत्या हो जाती है। तो आप देख रहे हूती है, फिर ये यमन गवर्नमेंट है, ये पावर में थे, हूती लीडर की हत्या हो जाती है। अब आता है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा उस तरीके से एग्रेशन में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं उस चीज को लेकर। तो वहां से उनकी जब हत्या होती है तो उनका नाम के पीछे देखेंगे अल हूती था, तो वहां से इस मूवमेंट का, या फिर इन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम हूती रख लिया, हूती रेबल्स के नाम से हम फिर उनको जानने लगे। तो ये चीज उनकी एक टर्निंग पॉइंट वाली कहानी है। उसी के साथ में इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2004 से लेकर 2010 6 साल तक 6 ईयर का सदा वॉर्स चलते हैं। सदा वॉर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था एक गवर्नरेट है, अगर आप यमन को देखेंगे तो उस तरीके से यहाँ पे एक सदा गवर्नरेट है, कि ऐसे मान लीजिए स्टेट है या इनका प्रोविंस है, यहाँ पे ये वॉर मतलब शुरू हुआ। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हूतीज का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस था, लोग जो थे उनको सपोर्ट करते थे। यहाँ पे यमन के गवर्नमेंट से वो परेशान हो चुके थे उस वजह से, तो इनका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेस था। और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सपैंड कर पूरा, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो 2004 से 10 में आप देखेंगे सीरीज ऑफ रिबेलियंस हुए, और बीच में फिर पीस टॉक्स आ जाते थे, फिर रुक जाती थी ये जो भी उस तरीके से हिंसा, लेकिन फिर वो फेल हो जाते थे पीस टॉक्स, तो हिंसा फिर से शुरू हो जाती थी। तो ये 6 साल तक लगातार चला। तो हम इसे कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से 6 सदा वॉर्स हुए 2010 तक। और जब ये चीज हुए
तो आप देखेंगे उसके बाद आपको लास्ट वाला जो सदा वॉर था, जो 6th सदा वॉर था, उसमें सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। और जब सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला तो एक इंटरनेशनलाइज हो गया ये पूरा इशू। पहले क्या था, हुतीज यमन सरकार के साथ में उनके अगेंस्ट में लड़ रहे थे, लेकिन जब सऊदी अरेबिया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर दूसरे प्लेयर्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर हुतीज इस तरीके से देखेंगे रेड सी पे बैलिस्टिक मिसाइल वो सारे अटैक्स करना शुरू कर दिए। तो एक जो मल्टीफेसेटेड वे में अटैक को देखते हम, या उस तरीके से ये बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया। तो ये चीज हमको देखने को मिला, फॉरेन मिलिट्री का पहली बार इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला लास्ट वाले जो 6 सदा वॉर थे उसमें से 6th वाली वॉर में। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड इस तरीके से वॉर्स है, किस समय पे क्या हुआ। सबसे पहले वॉर में जो उनके अल हुतीज हैं, जो लीडर थे, उनकी किलिंग्स होती है, तो उसकी वजह से वो वॉर होता है। उसके बाद में वापस वो रिग्रुप करते खुद को, पीस टॉक्स नहीं चल पाते। तीसरे वाले में पीस टॉक फेल हो जाते तो उसकी वजह से होता है। देयर आफ्टर चेक पॉइंट्स पे अटैक शुरू होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे गवर्नमेंट उन पे फिर एयर स्ट्राइक्स करती है। मतलब दोनों जगह से एक तरीके से टेंशन देखने को मिल रहा था। एंड देयर आफ्टर सबसे बड़ा उनका जो 6th सदा वॉर था जिसको इंटरनेशनलाइज किया गया था एक तरीके से, सऊदी अरेबिया उसमें इन्वॉल्व होता है, ये चीज हमको देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सऊदी क्यों इन्वॉल्व कर रहा है खुद को इस चीज में। मतलब सऊदी खुद इन्वॉल्व हुआ है या फिर यमन में जो हुती रेबल्स हैं उन्होंने कुछ एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से सऊदी मजबूर हो गया ये चीज को करने के लिए। तो इसका आंसर दोनों चीज में है, मतलब इट्स लाइक 50-50। आप समझिए कि सबसे पहले क्या हो रहा था, अगर हम उस तरीके से देखेंगे यमन इस तरीके से है, तो यहां पे आप देखेंगे इसके ऊपर तो पूरा सऊदी ही है, तो सऊदी की तो बाउंड्री लगती है यमन से, और यमन के भी सादा रीजन की अगर बात करें तो डायरेक्ट उस तरीके से बाउंड्री लगती है, और हुती रेबल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है वहां पे। तो उस वजह से बॉर्डर इंकर्शंस होते थे। हुती रेबल्स उस तरीके से यमन गवर्नमेंट कुछ उन पे अटैक करती थी तो वो वहां पे उस तरीके से उस रीजन में जाते थे, छुपने की कोशिश करते थे, वो सारी चीजें करते थे। उस वजह से देखने को मिला कि उनके मिलिट्री आउटपोस्ट पे फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। एंड उसके बाद में इनका जो नजरान और जिजान प्रोविंस है, किसकी बात करें, सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के साउथ में नजरान और जिजान प्रोविंस है, वहां पे इन्फिल्ट्रेट करने लगे। तो उसकी वजह से उनके सॉवरेनिटी को एक तरीके से वॉयलेशन है, उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो उन्होंने देखा, तो उस वजह से उन्होंने रिटालिएट किया सऊदी अरेबिया ने, और उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। पहला था बॉर्डर का रीजन। दूसरा रीजन आता है कि आप देखेंगे कि ईरान हुती रेबल्स को एक तरीके से अपने प्रॉक्सी के रूप में यूज कर रहे थे। मतलब ईरान है और सऊदी अरेबिया है, इन दोनों की बनती नहीं है। अब यहां पे यमन है तो ईरान और यमन की भी बनती नहीं है, लेकिन ईरान और हुती की तो बनती है। तो क्योंकि ये दोनों ही शिया उस तरीके से है और ये यहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो ये इन्हें सपोर्ट करते थे, एक प्रॉक्सी की तरह यूज करते थे ताकि अपने जो दुश्मन है सऊदी अरेबिया उनसे लड़ सके। तो इस तरीके से इसको यूज करते थे। इससे होता क्या था कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन ईरान और सऊदी अरेबिया का नहीं हो रहा है और हुती को यूज किया जा रहा है उसमें। ये चीज हमको देखने को मिला। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए सऊदी अरेबिया ने उस तरीके से पुश बैक किया, ये चीज था। एंड उसके साथ में एक तरीके से देखेंगे ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा था। ईरान पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा था। कैसे करेगा, जैसे आप देखेंगे कि यहां पे आप लेबनान देखेंगे, देयर आफ्टर यू विल सी कि यहाँ पे सीरिया है लेबनान के पास में, फिर यहाँ पे ईरान है, और यहाँ पे अगर हुती रेबल्स है, तो आप देखेंगे पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब यहां से भी अटैक्स हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं, यहां से भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से उसके सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट था। तो यहां से इसको खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, या न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सऊदी अरेबिया के लिए। तो ये एक इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है उसके साथ में। एंड तीसरा रीजन था कि जो यमन की सरकार थी वो तो सऊदी के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो सऊदी हमेशा चाहेगा कि पीस बना रहे, और वहां पे जो थे मेजोरिटी जो थी वो सुन्नी थे, और सऊदी में भी उस तरीके से सुन्नी मेजोरिटी है। तो उस वजह से वो चाहते थे कि जो अब्दुल्ला सलेह हैं ये पावर में बने रहे, ये पावर से नहीं जाने चाहिए। तो उस वजह से इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। उनको सपोर्ट करने का मतलब क्या हो गया, आप हुती के अगेंस्ट हो गए। तो उस वजह से इनके बीच में टेंशन देखने को मिला। एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे कि जो ये जो टेंशन था और जो 6th सदा वॉर था, उसमें आप पाएंगे कि ऑपरेशन स्कॉर्च्ड अर्थ लाया गया था सऊदी के द्वारा, और ये ऑफिशियली आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ था, इट्स अनऑफिशियल। उस तरीके से ये चीज हुई थी। एंड उसके बाद में इस वाले रीजन में हम देखते हैं कि बहुत सारे सऊदी एयर स्ट्राइक्स करता है और उसके साथ में अपने बॉर्डर को फोर्टिफाई करने की कोशिश करता है ताकि यहां से इन्फिल्ट्रेट ना करे और दिक्कतें ना पहुंचाए, ग्राउंड फोर्सेस से दिक्कत ना पहुंचाए। अगर इनके जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान इन्हें सपोर्ट कर रहा है, वहां से ये अपने जो भी उस तरीके से रडार्स हैं उससे गिरा देंगे, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस को भी रोकना भी तो जरूरी है। उसकी वजह से फोर्टिफिकेशन और वो सारी चीजें भी की गई थी। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। एंड देयर आफ्टर हमने देखा 1990s में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 2004 में टर्निंग पॉइंट आया जब उनके जो लीडर थे उनको मार दिया जाता है, उनके लीडर मरते। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2010 तक इनके बीच में 6 सदा वॉर हुए। ये जो 6 सदा वॉर थे, उसके बाद में 2010 में आता है अरब स्प्रिंग। अब अरब स्प्रिंग में पूरे मिडल ईस्ट में एक तरीके से तबाही मचा दी थी, या फिर टेंशन्स वाला माहौल था, कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल था, क्योंकि सारी सरकारें गिरते हुए देखने को मिल रही थी। तो उसमें अगर आप देखेंगे
कि जो सले थे, प्रेसिडेंट सले थे, ये 2012 में रिजाइन कर देते क्योंकि इन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि 2004 से 2010 में जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट सले थे, अब ये किससे लड़ रहे थे? ये हुतीज से लड़ रहे थे, हुती के अगेंस्ट में थे। और 2012 में इन्हें रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हुती ने उन पर अटैक किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट, और उसमें वुंडेड हो गए थे, वो मरते मरते बचे थे, तो ये रिजाइन कर देते। जब ये रिजाइन करते तो अब पावर वैक्यूम है, अब सत्ता में कौन है? सत्ता में कोई भी नहीं है, तो हुती उसका फायदा उठाता है। और एक तरीके से जो सना प्रोविंस है, आप देखेंगे यमन का इस तरीके से नक्शा देखेंगे तो मतलब यमन का इस तरीके से अगर आप मैप देखेंगे तो यहां पे सना प्रोविंस है, इनका कैपिटल था, उसको हथिया लेते हैं, तो इनका जो एक तरीके से एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो बढ़ जाता है। तो जब ये चीज हमको देखने को मिला तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे हुतीज पावरफुल हो रहे हैं, और पावर वैक्यूम का यूज सिर्फ हुती ने नहीं किया, उसके साथ में एक और नए इनके प्रेसिडेंट बने, मंसूर हादी। तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं, मतलब हुती के पास पूरी तरीके से पावर नहीं है, मंसूर हादी के पास भी पावर है। तो अब जो जंग हो गई थी वो ऐसी हो गई थी, हुती वर्सेस मंसूर हादी। अब हुती वर्सेस मंसूर हादी की जंग में जो प्रेसिडेंट सले थे, अब वो हुती के साथ आ जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट सले अब हुती के साथ में, जो हुती के साथ लड़ रहा था अब उनका दोस्त बन गया एक तरीके से, और ये दोनों मिलके इनके अगेंस्ट में। अब ये जो मंसूर हादी है, उस तरीके से आप देखेंगे इनकी पावर आती है, ये पावर में रहते हैं, एंड उसके बाद में सिविल वॉर वाला टाइम होता है। सिविल वॉर वाला टाइम का मतलब इस तरीके से समझ लीजिए कि हादी पावर में है, और हादी को कौन चाहता है कि पावर में ना रहे? हुती चाहते कि पावर में ना रहे। तो उस तरीके से हादी वर्सेस हुती हो गया, एंड हुती इनके अगेंस्ट में, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एक सिविल वॉर वाला सिचुएशन है, और अरब स्प्रिंग चल रहा था, हर जगह पे सत्ता पलट हो रही थी। तो ये चीज हमको देखने को मिलता है 2015 में। एंड देयर आफ्टर हुती को भागना पड़ता है मजबूरी में। क्यों भागना पड़ता है? उस हादी को भागना पड़ता है मजबूरी में। क्यों? प्रेसिडेंट भाग जाते क्योंकि हुती टुक ओवर। एंड देयर आफ्टर यू विल फाइंड कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया आया। सऊदी अरेबिया ने बाकी सारी जो आसपास के कंट्रीज हैं उनके साथ में मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था डिसिसिव स्टॉर्म। इसके तहत क्या करना था? इसके तहत जो हादी को भगाया था हौती ने, उसको वापस एक तरीके से इंस्टॉल करना था ताकि पीस और वो सारी चीजें बनी रहे। तो उसकी वजह से आप देखेंगे ये सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे, सऊदी अरेबिया के साथ में इन्वॉल्व थे, ताकि जो हुती है उनको हटाकर हादी को फिर से लाया जाए, ये चीज इंश्योर करने के लिए। और ये चीज जो उनकी कोशिश थी, उस तरीके से आप देखेंगे कि उनकी टैक्टिक्स क्या यूज करते थे, हुतीस क्या टैक्टिक्स यूज करते थे, जिसकी वजह से सऊदी इतने सारे कंट्रीज मिलकर भी उनको हराने में बहुत डिफिकल्टी हुई। तो आप देखेंगे ये लोग ड्रोन्स यूज करते थे। अब समझिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी यमन वाले रीजन में, अगर आप उसकी बात करेंगे, रूरल मतलब इतना कोई अर्बन सेंटर्स वगैरह नहीं है, वहां पे इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसे आ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ईरान का तो इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता ही है उसमें, जो उसको ड्रोन सप्लाई कर रहा है, जो उसको बैलिस्टिक मिसाइल्स दे रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। और इनका जो तहज रीजन था उसको भी एक तरीके से हुती ने सीज कर लिया था। मतलब अब इनका जो ऑपरेशन था वो एक तो यहां तक था, अब और एक्सपैंड होते जा रहा था, मतलब पूरा रीजन जो है ये हुती ने कब्जा लिया था। और बाकी जो रीजन है ये एक तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है ये हादी या फिर यमन की जो सरकार है उनके कंट्रोल में था। तो अब होने क्या लगा था, कैपिटल सिटी जो सना है वो हुती के कंट्रोल में थी, और उसके बाद में यहां पे जो एडन है वो एक तरीके से देखेंगे कि यहां से रूल कर रहे थे हादी, या फिर आप देखेंगे प्रो जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो सारी चीजें हो रही थी। तो ये चीज देखने को मिलता है। उसके बाद में ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, फिर इतना रीजन हो जाता है एंड इनका कैपिटल सिटी हो जाता है, फिर प्रो गवर्नमेंट है उनका, ये कैपिटल सिटी हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एक्यूजेशंस होने लगे, कि इतना बड़ा इंटरनेशनल अटेंशन आया कि बहुत सारी चीजें हो रही थी, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे थे, और चाइल्ड सोल्जर्स को यूज किया जा रहा था। अगर आप देखेंगे कि 8 से 10 साल के बच्चे बंदूक लेके खड़े हैं वहां पे बॉर्डर पे, मतलब उस तरीके से उनको रेडिकलाइज किया गया, ब्रेन वॉश किया गया, ये सारी चीजें हो रही थी। और अगर आप यमन को एक तरीके से ब्लॉकेड भी करेंगे, लेट्स से यमन है, रेड सी है, अगर आप ब्लॉकेड लगाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाता है, बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो जाता है कि बेसिक जो नेसेसिटी वो भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। एंड दैट्स व्हाई अगर आप की इवेंट्स पे फोकस करेंगे तो क्या क्या चीज हुआ इस पूरे दौरान में, तो 2017 में आप देखेंगे कि जो सऊदी थे एक तरीके से जिसकी हम बात कर रहे हैं, सले जो प्रेसिडेंट थे, मतलब आप समझेंगे कि सले जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे ये हुती के अगेंस्ट में थे, देयर आफ्टर हुती के साथ में आ जाते हैं। अब ये हुती के साथ में आ गए थे, लेकिन ये हुती को फिर से धोखा देते हैं। किस तरीके से धोखा देते हैं? ये सऊदी के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। अब हादी तो पावर में है नहीं, सऊदी के साथ डील करने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हुती इन्हें हटा देते हैं पावर से, इनको असैसिनेट कर देते हैं। अब ये असैसिनेट हो गए हैं, अब पावर हुतीस के पास में है। अब आप देखेंगे कि ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, इनसे अटैक हो रहा है। कहाँ पे अटैक हो रहा है? अगर आप सऊदी अरेबिया को देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के जो आरामको ऑयल फैसिलिटीज है, यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, उस तरीके से इनकी फैसिलिटीज को अटैक किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा है। एंड उसके साथ में आप समझने की कोशिश कीजिए, 2000 से 2010 का टाइम जो था उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट सले
और हुतीज के साथ में एक तरीके से वर्सेस वाला रिलेशन था, मतलब दोनों ही फाइट कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन आप देखेंगे जब हादी पावर में आ जाते हैं तो दोनों दोस्त बन जाते हैं, मतलब जो सैले थे और हुतीज। उसके बाद में जब हादी पावर से हट जाते हैं, फिर जब सैले को फिर से पावर में आना होता है तो आप देखेंगे सऊदी के साथ डील करता है। अब सऊदी से डील करता है तो फिर अब हुतीज खुश नहीं है उस चीज़ से, तो उनको असैसिनेट कर देते हैं। मतलब पावर स्ट्रगल में आप देखेंगे हर किसी ने अपना फायदा देखने की कोशिश की और उसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ एक को या दूसरे को, वो इवेंट्स हमको देखने को मिला है। सो दैट इज हाउ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से इनका जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वो हमको देखने को मिला है। एंड देयर आफ्टर आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट डेवलपमेंट्स में, तो आप देखेंगे यूएई है, सऊदी है, ये हर कोई टारगेट्स, मतलब उन्होंने कोशिश की कि उस तरीके से उनके जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। एंड उसके साथ साथ जो रेड सी के वेसल्स हैं उन पे हुतीज अटैक करते, कमर्शियल वेसल्स पे अटैक करते, तो हर किसी के लिए नुकसान वाली चीज़ है। तो उसी वजह से जो पैलेस्टीनियन है उसके साथ में भी ये अपनी सॉलिडारिटी या रैली करते खुद को पैलेस्टीनियन कॉज के साथ में। क्यों? क्योंकि वो इजराइल उनके अगेंस्ट में। मतलब आप पूरा इक्वेशन एक तरीके से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि दे आर प्रॉक्सीज और दे आर रिमोट कंट्रोल्ड, एक तरीके से जोकर या पपेट ऑफ द ईरान। ये चीज़ हमको समझ में आती है। और वो कहते हैं कि हमने एक नया फ्रंट, वॉर का फ्रंट खोल दिया है। कौन सा वॉर फ्रंट खोल दिया है? वो है रेड सी वाला। अब रेड सी पे अटैक करेंगे, वेसल्स को अटैक करेंगे, हर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये दिक्कत वाली बात देखने को मिलती है। एंड उसके साथ में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। मतलब इक्वेशन क्या बन गया है? यहाँ पे ईरान है, सीरिया है, लेबनान है, और इस तरीके से पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया को एनसर्कल करने की कोशिश की जा रही है। एंड देयर आफ्टर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न यमन किसके कंट्रोल में है? मतलब सना के साथ में अगर आप देखेंगे तो ये हुदीस के कंट्रोल में। एंड देयर आफ्टर ईरान जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक हो, वेपन्स हो, सारी चीज़ों में उनको सपोर्ट किया जा रहा है। एंड उसके बाद में ये जो रेड वाला रीजन है दैट इज अंडर हुदीस कंट्रोल। इफ यू से दिस वन रीजन इट्स अंडर हुदीस कंट्रोल, बाकी सब जो है यमन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो उस तरीके से देखेंगे कि यूएस उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है। एंड उसके साथ में आप देखेंगे कि यूएस की भी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया था। क्यों हटा दिया था? बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे, वो सारी चीजें थी। लेकिन जब ट्रंप आते तो फिर से उसको इस जो स्टेटस है इसको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। उस तरीके से जो भी इनकी एक्टिविटीज हो रही है, वायलेंस चीजें हो रही है, तो उस वजह से फिर से उनको रीइंस्टेट किया जाता है। और अभी हुती रेबल्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, ये चीज है। उनके साथ में जो रेड सी शिपिंग लाइंस है वहां पे एक तरीके से देखेंगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन वाली चीज़ होती है और वहाँ पे उस तरीके से अटैक्स करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल ट्रेड को। और उसके साथ साथ जो रीजनल वॉर है उसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़े आते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एडन से रूल कर रही है यमन गवर्नमेंट और उसके साथ सना से रूल कर रही है हुती गवर्नमेंट। तो ये चीज़ हमको इक्वेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सऊदी यहाँ पे परेशान है, ईरान वहाँ से इसको सपोर्ट कर रहा है और ये सारी चीज़ें चल रही है। और रेड सी जो शिपिंग लेन्स है वहाँ पे हर समय पे खतरा बना रहता है कि कब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर देंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट्स अभी तक के हैं। अगर समरी में देखेंगे तो रिलीजियस रिवाइवल की मूवमेंट थी और हुती किल्ड हो जाते हैं उनके लीडर, उसकी वजह से उनके जो इवेंट है, जो मूवमेंट है, उसका नाम हुती हो जाता है। एंड देयर आफ्टर 6 वॉर्स होते हैं, अरब स्प्रिंग्स होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि सऊदी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। मतलब हर जगह पे इंटेंसिफिकेशन देखने को मिलता है, इंटरनेशनलाइज हो जाता है मुद्दा, और ट्रेड के रिस्पेक्ट में भी रेड सी और इन सारी चीज़ों पर अटैक्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ था किस तरीके से जो भी हुती रेबल्स है उनकी क्या डिमांड है, यमन के अंदर वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, ईरान का क्या एंगल निकल के आता है, सऊदी अरेबिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, यूएस किस तरीके से रिटेलिएट करता है या यूएस सऊदी को कैसे हेल्प करता है, और जो पैलेस्टीनियन कॉज है, इजराइल वाला एंगल है, वो किस तरीके से इस चीज़ में फिट बैठता है। ये सारी इसकी स्टोरी थी। उसी के साथ में प्रीलिम्स के लिए आपके पास क्वेश्चन है कि 6 वॉर्स थे, उसके बारे में 4 ऑप्शन है, आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन उस तरीके से कमेंट्स में लिखना है। उसके साथ साथ ये दूसरा क्वेश्चन है कि 2015 में कौन सा कंट्री था जिसने इस तरीके से हुती के अगेंस्ट में डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन किया था, इसको भी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एंड उसके साथ में इसका जो करेक्ट आंसर होगा या फिर जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले वीडियोस या जो लेसन्स होंगे वो सारे आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।